तो वर्नाकुलर लिटरेचर के बारे में तुमको एक बैकग्राउंड मैंने दिया था कि वर्नाकुलर लिटरेचर देशज साहित्य क्या होता है, और वो देशज साहित्य किस तरीके से हम इतिहास के स्रोत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली जो भी हमारा ये इस तरह के जो लिटरेचर है देशज साहित्य, और हम लोग, तुमको याद होगा कि जब सबसे शुरुआत के दिन में जब शुरू किया था हमने लेक्चर, तो मैंने बताया था कि जो मध्यकाल है या पूर्वाधुनिक काल है, उसका जब इतिहास हम पढ़ते हैं तो उसमें जो मेन स्ट्रीम हिस्ट्री है उसमें क्या समस्याएं हैं, वो जो स्रोत हम लोग पढ़ते हैं उन स्रोतों के आधार पर हम लोग क्या पूरा सही इतिहास लिख पाते हैं। और मैंने उसकी जो लिमिटेशंस हैं उस वो बताया था तुमको कि उसके क्या लिमिटेशंस हैं। उसी दौरान मैंने चर्चा भी की थी कि वर्नाकुलर साहित्य जो है, जो आगे हम लोग इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे, वर्नाकुलर साहित्य भी एक स्रोत के रूप में अब 21वीं शताब्दी में इतिहासकार उसका इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन जिस तरीके से जो पर्शियन क्रॉनिकल है, फारसी साहित्य है, जो मध्यकाल के इतिहास से संबंधित इतिहास लिखने के लिए लोगों ने इस्तेमाल किए हैं, उससे थोड़ा सा भिन्न है इसका इस्तेमाल। क्योंकि जब हम पर्शियन क्रॉनिकल फारसी साहित्य स्रोत पढ़ते हैं तो उसमें जो बातें वर्णित हैं उसको एज इट इज तथ्य के रूप में ले लेते हैं, यानी उसको समझते हैं कि वो फैक्ट है। और ये आइडिया कहाँ से आया था, मैंने तुम चर्चा की थी कि एक लियोपोल्ड रांके थे, 19वीं शताब्दी के यूरोपियन, बेसिकली जर्मन थे। उन्होंने एक आइडिया सबसे पहले ये दिया था कि जो इतिहास है वो फैक्ट होता है। सो फैक्ट इज हिस्ट्री करके उन्होंने जर्मन में उसको कहा था, वी एज आई ग्लिंटिक गेविजन। सो बेसिकली ये जो आइडिया था कि फैक्ट जो है वही इतिहास है, जो हम देखते हैं, जो फैक्ट है, जो स्रोत में हमको फैक्ट के रूप में मिलता है वही हिस्ट्री है, उसके अलावा हिस्ट्री कुछ नहीं होता है ना। जब इस तरह की बातें बोली जा रही थी 19वीं शताब्दी में, तो वो पूरे यूरोप में जितने इतिहास लिखे जा रहे थे उस समय, उन सारे इतिहासकारों के बीच में ये आइडिया बहुत पॉपुलर हुआ। और कई बार ये माना गया कि ये जो इतिहास है, ये जो इतिहास लिखने का तरीका है और उसकी समझ का जो तरीका है जो रांके ने बताया है, वो एक तरह का नारकोटिक बन गया था 20वीं शताब्दी में। नारकोटिक कहें तो लोग उसी नशे में थे कि भाई यही इतिहास लिखने का तरीका हो सकता, और कोई है ही नहीं तरीका। होता क्या है कि जब 20वीं शताब्दी में हम पहुंचते हैं और जब स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है हिंदुस्तान को, भारत को, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भारतीय इतिहासकारों का जो डोमिनेंस हुआ, जो इमर्जेंस हुआ, भारतीय इतिहासकार भी भारतीय इतिहास पर लिखने लगे, तो उन्होंने कई बार यही उसी पैटर्न को फॉलो किया जो रांके और ब्रिटिश इतिहासकार कर रहे थे कि फैक्ट हिस्ट्री होता है। और उसमें क्या हुआ कि जो फैक्ट हिस्ट्री है, तो आपके कुछ स्रोत ऐसे होते हैं जो सिर्फ इस्तेमाल आप कर सकते हैं हिस्ट्री राइटिंग के लिए। जैसे आपको बताया गया कॉइन्स, आपको बताया गया आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस में मिले हुए जो एविडेंस, आपको बताया गया कि अभिलेख, आपको बताया गया कि कोर्ट क्रॉनिकल्स, पर्शियन क्रॉनिकल जो फारसी इतिहास है, तो उसमें जो चीजें बताई गई हैं वही है फैक्ट, और वो फैक्ट इतिहास बनेगा ना। ये जो चीजें जो गिवन दी गई थी, जो फ्रेमवर्क बनाया गया था रांके के आइडिया के आधार पर कि स्रोत यही हो सकता है इतिहास का, तो उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये जो वर्नाकुलर लिटरेचर थे, ये जो देशज साहित्य थे, वो उसमें पीछे रह गया। उसमें पीछे रहने का बहुत बड़ा कारण क्या था कि जो देशज साहित्य थे, ज्यादातर देशज साहित्य ऐसे थे जो कहानियां होती थी, और उन कहानियों में आपको बहुत सारे पात्र मिलेंगे ऐसे जो मिथिकल पात्र थे, जो मतलब रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते। अब जैसे आप अगर कई बार देखिएगा कि अब जैसे पद्मावत आप देखेंगे तो पद्मावत में आपको एक तोता जो है क्या कैरेक्टर है इसमें, और उसको एक ऐसे कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है जो मनुष्य यानी पद्मावती से बातें करता है, उसकी दोस्ती है उससे, वेद का ज्ञाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो एलिमेंट था वर्नाकुलर देश साहित्य में, यानी कहानियों के आधार पर चीजों को लिखना और उसको लोगों के सामने प्रस्तुत करना, तो उसमें क्या होता है कि जो इस तरह के मिथिकल स्टोरीज होती थी वो उसके कैरेक्टर को बदल देती थी, और फिर इतिहासकार जो लिख रहे थे वो जो फैक्ट ढूंढ रहे थे उसमें उनको लगता है कि यार इसमें तो हम फैक्ट ले ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो सारी
मनगढ़ंत कहानियां लगती हैं, तो हम इसको फैक्ट के रूप में कैसे इस्तेमाल करें? तो इस कारण से इन कहानियों, चूंकि उसमें कहानियां होती थी, इसलिए इतिहासकारों ने कहा कि ये तो इतिहास का हिस्सा हो ही नहीं सकता है। और इसीलिए 20वीं शताब्दी के अंत तक आप देखिएगा कि भारतीय इतिहास में देश साहित्यों का इस्तेमाल हुआ ही नहीं, है ना। और ये जो बहुत बड़ा एक तरीके से इससे बहुत सारे पर एक्चुअली जो मध्यकालीन इतिहास खासकर है, मध्यकालीन और अर्ली मॉडर्न का इतिहास जो है, पूर्वाधुनिक काल का इतिहास, ये खासकर इससे प्रभावित हुआ। क्यों? क्योंकि आपने जब देश साहित्यों को इस्तेमाल नहीं किया, तो आपके जो रीजन्स हैं, जो रीजनल हिस्ट्री है, वो उसके बारे में आपको समझ ही नहीं मिल पाई। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो पूरा मध्यकाल का इतिहास है या अर्ली मॉडर्न पीरियड का इतिहास है, वो लार्जली किससे डोमिनेटेड रहा? वो रहा दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के इतिहास से, क्योंकि आपने देश साहित्य को इतिहास का हिस्सा, स्रोत के का हिस्सा माना ही नहीं। तो ये सारी समस्याएं थी। अब ओके, 20वीं सदी के अंत तक इतिहासकारों के बीच, विद्वानों के बीच एक प्रवृत्ति रही कि वे देश साहित्य, जिसको हम वर्नाकुलर लिटरेचर कहते हैं, उसको वो एक कालजयी साहित्य के रूप में देखते हैं, उसको एक मिथिकल स्टोरी के रूप में देखते हैं। वस्तुतः देश साहित्य 3 प्रकार के होते हैं। एक कथा काव्य, जिसको हम कह सकते हैं, दूसरा प्रबंध काव्य, और जो तीसरी कैटेगरी है जिसकी चर्चा हम लोग विस्तार से आज करने जा रहे हैं, वो है प्रेमाख्यान। जहां तक कथा काव्य का सवाल है, ये पूरी तरह से, इसमें जो कहानियां होती हैं वो पूरी तरह से एक तरह से मिथिकल कहानी होती है। इसमें जो कैरेक्टर होता है वो भी जो है अनरियलिस्टिक होता है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखिए तो पंचतंत्र है, कथा सरित सागर है, इस तरह की जो पुस्तकें मिलती हैं जो पुराने समय में लिखी गई, उसको हम लोग कथा काव्य के नाम से जानते हैं। हालांकि कथा काव्य का भी अपना एक कंटेक्स्ट होता है, कई इतिहासकारों ने इस पर काम किया है। जो दूसरी कैटेगरी है वो है प्रबंध काव्य। और प्रबंध काव्य मुख्यतः जो एलीट क्लास है उसके लिए लिखा गया था, और खासकर जो कॉमन पर्सन, कॉमन पीपल के बीच में जो एलीट्स हैं उनके लिए लिखा गया था। और कथा काव्य के विपरीत इसमें कैरेक्टर्स जो होते हैं वो रियलिस्टिक कैरेक्टर होते हैं, रियल इसमें स्टोरीज होती है, रियल कहानियां होती हैं, और हिस्टोरिकल कैरेक्टर होते हैं। यानी इतिहास में जिन पात्रों को हम पढ़ते हैं वो पात्र इस तरह के लिटरेचर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और मुख्य पात्र इस तरह के लिटरेचर में भी वो मुख्य पात्र के रूप में दिखते हैं। हालांकि इसमें भी कई तरह के मिथिकल कैरेक्टर्स क्रिएट किया जाते हैं, नॉन ह्यूमन कैरेक्टर्स भी होते हैं जो प्रबंध काव्य में भी आपको दिखेंगे, लेकिन वो डोमिनेंट नहीं होता है। जो ज्यादा डोमिनेंट होता है स्टोरी में वो होता है रियल कैरेक्टर, रियल ह्यूमन कैरेक्टर, जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर रहा है। हालांकि दोनों में जैसे उतार चढ़ाव, जो ड्रामेटिक स्टोरीज जिसको हम कहते हैं, कि वो स्टोरी के बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव इस तरह की कहानियों में, वर्नाकुलर लिटरेचर में दिखते हैं। लेकिन प्रबंध काव्य की एक खासियत है कि उसमें एक मैसेज होता है, जो उसका जो उसको जो लिखने वाला है, जो कंटेम्प्रेरी पीरियड में जिसने भी उसकी रचना की है, वो उसमें एक मैसेज छोड़ना चाहता है। अनइंटेंडेड मैसेज होता है, कई बार डायरेक्टली वो नहीं कहता है, इनडायरेक्ट वे में वो अपने मैसेज को उससे बताने की कोशिश करता है। और हमेशा आप देखेंगे कि जो प्रबंध काव्य है उसमें एक अंत होता है, स्टोरी का एक अंत होगा,
या तो दो जो मेन कैरेक्टर वो मिल जाएंगे, या मेन कैरेक्टर का देहांत हो जाएगा, या उसमें जो ये जो इस प्रबंध काव्य होते हैं वो हमेशा किसी एंड में स्टोरी का जो है एक तरह से समापन होता है, वो एस्पेक्ट्स में आपको दिखेगा। कई बार प्रबंध काव्य में आपको रोमांटिक स्टोरीज दिखेंगी, और इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे विभिन्न पॉइंट्स पर, है ना। इसमें एंटरटेनमेंट तो होगा ही, क्योंकि इसको ऑडियंस के सामने सुनाया जाता था, इस तरह की जो रचनाएं होती थी, तो उसमें भी एंटरटेनमेंट होते थे, एंटरटेनिंग स्टोरी होती, ताकि जो सुनने वाला है वो आपके स्टोरी से बंधा रहे। ये कुछ खास बात है जो प्रबंध काव्य में मिलती है, और वो खास बात प्रेमाख्यान में भी मिलती है। प्रेमाख्यान को भी एक तरह से देखा जाए तो प्रबंध काव्य के रूप में बहुत इतिहासकार देखते हैं, लेकिन प्रेमाख्यान की अपनी कुछ खासियत है, इसलिए मैंने इसको एक अलग कैटेगरी में आपको बताने की कोशिश की है। प्रेमाख्यान मुख्यतः सूफी संतों के द्वारा लिखे गए थे, और जो सूफी संत थे अपने समय में, जब इसकी रचना की गई, हमारे पास मुख्यतः 4 प्रेमाख्यान हैं जो जिसके बारे में हमारे पास एविडेंस है, जिसके लिटरेचर मिलते हैं, जो बाद में रिटन फॉर्म में जिसके स्क्रिप्ट्स मिली है। सो बेसिकली इंटेंशन यहाँ भी वही होता था, जब इसका रचनाकार जो है, जो सूफी संत है, वो एक ऑडियंस के सामने इस रचना को प्रस्तुत करता है, लेकिन ये रचनाएं जो लिखी गई थी उसका जो स्क्रिप्ट था वो पर्शियन था, फारसी में लिखी गई थी, लेकिन जो भाषा इसमें इस्तेमाल की गई है वो वर्नाकुलर है। यानी इन सारी, अगर हमारे पास जो 4 मुख्य प्रेमाख्यान है, उसकी जो भाषा है वो अवधी है। जैसे सबसे पहला जो प्रेमाख्यान हमारे पास है वो है चंदायन, जिसकी रचना मौलाना दाऊद ने की थी 1379 में। मृगावती दूसरी रचना है जिसके रचनाकार हैं कुतबन, और इसकी रचना 1533 में की गई थी, 1503। पद्मावत, इसके रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिसको 1540 में कंपोज किया गया था। और जो चौथा जो प्रेमाख्यान है, जो चौथी रचना है, वो है मधुमालती, जिसको मंझान राजगिरी ने 1545 में लिखा था। इससे पहले कि हम जो हमारा मुख्य प्रेमाख्यान है जिसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं, वो है मलिक मोहम्मद जायसी की कृति पद्मावत। मैं आपको एक बात जो हमने बार बार जिसकी चर्चा की है उसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि रांके जो 19वीं शताब्दी के फिलोसोफर रहे, उन्होंने वो यूरोप में जितने तरह के इतिहास लिखे जा रहे थे, रांके की जो आइडियाज थे वो डोमिनेट करते थे, और रांके का आइडिया था बहुत सिंपल। वो कहते थे फैक्ट जो है वही इतिहास है, और जब फैक्ट को इतिहास के रूप में देखते थे तो उसमें उन्होंने, अगर आप देखिएगा तो ये जितने चीजों को हम लोग स्रोत के रूप में पढ़ते हैं, इतिहास के स्रोत के रूप में, तो उसमें उन्होंने कोर्ट क्रॉनिकल को शामिल किया, जो हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आर्काइवल डॉक्यूमेंट होते हैं, उसमें उसको शामिल किया, कॉइनेज होते हैं, इंस्क्रिप्शंस होते हैं, है ना, अभिलेख जो होते हैं, बहुत सारी जो हमारे एक्सकवेशन में बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं वो होते हैं। तो ये जो स्रोत हैं ये इतिहास के बड़े ऑथेंटिक स्रोत माने गए हैं। अब और हमने अभी तक जो इतिहास पढ़ा उनमें इन स्रोतों के बारे में ही चर्चा हमेशा हमने की है। कई इतिहासकार 20वीं शताब्दी के अंत तक इसी को स्रोत मानते थे। वर्नाकुलर को, जो देशज भाषा की जो साहित्य है, उसको कभी भी 20वीं शताब्दी तक इतिहासकारों ने इतिहास के रूप में नहीं देखा, इतिहास के स्रोत के रूप में नहीं देखा। और मैंने बताया उसका सीधा कारण था कि उसमें जो स्टोरीज होती थी, उसमें जो कहानियां होती थी वो मिथिकल होती थी। कई बार उसमें जो कैरेक्टर होते थे अनरियलिस्टिक होते थे। तो इस कारण से उसको हमेशा इतिहासकारों ने एक ऐसे साहित्य के रूप में देखा जो सिर्फ कहानियां हैं।
लेकिन ये जो रांके का जो ये आइडिया है, और ये जो रांके का आइडिया है, ये ब्रिटिश जब इतिहास लिख रहे थे भारत का, तो उनके इतिहास लेखन में भी रांके का ये आइडिया रिफ्लेक्ट होता है। किसी न किसी तरह से जब भारतीय इतिहासकारों ने भारत का इतिहास लिखना शुरू किया, खासकर स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद, तो उन्होंने भी वर्नाकुलर लिटरेचर को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने भी कहा कि वर्नाकुलर लिटरेचर को हम अपने स्रोतों में शामिल नहीं करेंगे। आपको पता है जैसा कि मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है भारतीय इतिहास में। उन्होंने पूरे इतिहास के का जो विभाजन था, जिसको ब्रिटिश इतिहासकार हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इतिहास के रूप में देखते थे, उसका नामकरण बदला किया गया, नया नामकरण किया गया। उनका ये मानना था कि इतिहास को धर्म के नाम पर हम विभाजित नहीं कर सकते, तो उन्होंने उसको प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक भारत का नाम दिया। न केवल वही, बल्कि जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ा तो हम राजनीतिक इतिहास से आर्थिक इतिहास की तरफ बढ़े। तो पहले केवल राजनीतिक इतिहास लिखा गया, फिर आर्थिक इतिहास की तरफ बढ़े। तो जो ये आर्थिक इतिहास में, इसमें मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने मोड ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पर इतिहास को लिखने की कोशिश की है। लेकिन होता क्या है कि जो ये कंट्रीब्यूशन है, इसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता। ये कहीं ना कहीं रांके का जो पॉजिटिविज्म था, जो फैक्ट एंड हिस्ट्री वो कहते थे, और वो उसके तहत जिन स्रोतों का इस्तेमाल किया जाता था, उसको उन्होंने एक तरीके से इनहेरिट कर लिया, उसको एक तरीके से आगे बढ़ाया। उससे वो हटके निकल नहीं पाए। और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि जो इकोनॉमिक, क्योंकि मार्क्सिस्ट स्कॉलर लार्जली इकोनॉमिक हिस्ट्री पर एम्फेसिस देते थे, सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री पर एम्फेसिस देते थे, तो उसमें खासकर वर्नाकुलर लिटरेचर में उनको इस तरह के डेटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं थी, कोई इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी, रेवेन्यू का कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता था। तो ऐसे भी उनको लगा कि ये स्रोत हमारे लिए उपयोगी नहीं है। और दूसरा कि उनको ये पूरी तरह से उनको कहानियां लगी। फैक्ट जो है, जो खोजा जाता था कि इतिहास जो है वो केवल और केवल फैक्ट पर आधारित हो, वो उसको उनको वर्नाकुलर लिटरेचर में नहीं दिखा। तो इसीलिए एक तरीके से देखिए तो पूरे 20वीं शताब्दी के अंत तक लगभग जो इतिहास लिखा गया भारत में, उसमें जो बड़े बड़े इतिहासकार भी रहे, उसमें कभी भी वर्नाकुलर लिटरेचर को उन्होंने शामिल करने की कोशिश नहीं की। जहां तक मध्यकालीन भारत का इतिहास है, उस मध्यकालीन भारत में इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा उसके लेखन में। मध्यकालीन भारत का जब लेखन हुआ तो उसमें आप दो तरह का एक उसको मैं प्रोग्रेशन कहता हूँ, दो तरह का प्रोग्रेशन दिखता है। एक की जो भारत मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वो ज्यादा, इनफैक्ट मुख्यतः दिल्ली सल्तनत और मुगल काल का इतिहास तक ही सीमित रह गया। जो रीजनल हिस्ट्रीज थी, जो दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन के अलावा जो रीजन्स थे और उनका जो इतिहास था, वो मध्यकालीन इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो वो उतना उसको इसमें एम्फेसिस नहीं होता है। दूसरा जो प्रोग्रेशन हुआ वो था कि जो मिडिवल हिस्टोरियोग्राफी है, यानी मध्यकाल का जो इतिहास है, उसको पढ़ने का मतलब है कि आप पर्शियन के ज्ञाता हो। यानी अगर आपको पर्शियन का नॉलेज नहीं है तो आप मध्यकालीन इतिहास नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये लार्जली दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन से संबंधित इतिहास ही मध्यकाल समझा जाता था, मध्यकालीन इतिहास समझा जाता था। तो ये जो प्रोग्रेशन हुआ, इसमें वर्नाकुलर लिटरेचर एकदम पीछे चला गया। और ये प्रोग्रेशन भारतीय मध्यकालीन इतिहास के लिए बहुत ही एक तरह से कहें उसके प्रोग्रेस में, यानी मध्यकालीन भारत इतिहास के प्रोग्रेस के लिए एक तरह से बाधा उत्पन्न कर रहा था। लेकिन 21वीं शताब्दी आते आते कई इतिहासकारों ने वर्नाकुलर लिटरेचर पर बहुत लिखना शुरू किया। उन्होंने बताया कि नहीं, वर्नाकुलर लिटरेचर जो खासकर आपको मध्यकाल के समय में लिखे गए थे, वो लिटरेचर भी हम इतिहास लेखन में इस्तेमाल कर सकते हैं।
सो इम्पीरिकल फैक्ट्स जो होता है उसके अलावा, उसके अतिरिक्त बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम इतिहास के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर जब हम देश साहित्य को पढ़ते हैं। तो जैसे कुछ प्रश्न जो इतिहासकारों ने बताए कि क्या हम देश साहित्य में क्या क्या ढूंढ सकते हैं, जैसे कि क्या ये जो देश साहित्य थे वो किस समय में लिखे गए, किस इलाके में लिखे गए, ये जानना जरूरी होता है। अगर हम जो रचनाकार है उसके इंटेंशन को समझने की कोशिश करें, है ना, वो क्या इनडायरेक्ट मैसेज देना चाहता है अपनी कहानी के तहत, अपनी कहानी के द्वारा, वो हम समझने की कोशिश करें। हम लोग ये जानने की कोशिश करें कि जो डिटेल्स दिए गए हैं इन वर्नाकुलर लिटरेचर में, खासकर जैसे प्रेमाख्यान की हम बात कर रहे हैं, तो उन प्रेमाख्यान में जो डिटेल्स दिए गए हैं वो कैसे अलग है हमारे कोर्ट क्रॉनिकल, जो एग्जिस्टिंग कोर्ट क्रॉनिकल से, और ये उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, ये डिफरेंस जो हम पाते हैं उनके कहानियों के बीच में, क्योंकि वो भी एक कोर्ट क्रॉनिकल भी एक तरह की कहानी है जिसको कि हम फैक्ट के रूप में देखते आए हैं। लेकिन मैंने आपको पहले चर्चा करी, बताई है और कई की है, जिसमें ये कहा था कि कोर्ट क्रॉनिकल के भी अपने लिमिटेशंस होते थे। कोर्ट क्रॉनिकल को पूरी तरह से 100% ऑब्जेक्टिव, हम 100% इतिहास फैक्ट के रूप में देखना भी गलत है। होता क्या है कि जो हम ये जो डिफरेंस है इसको भी समझने की कोशिश करते हैं वर्नाकुलर लिटरेचर पढ़ने के बाद, और इससे हमें ये भी मदद मिलती है कि आखिर वो जो रचनाकार है वो किसी रीजन से एक पर्टिकुलर लिटरेचर की रचना कर रहा है और किसी एक राजनीतिक माहौल में रचना करने की कोशिश कर रहा है। तो वो जो राजनीतिक माहौल है वो भी हमें ये वर्नाकुलर लिटरेचर उसको हमें उसके बारे में एक जानकारी दे सकता है और अहम जानकारी दे सकता है। हालांकि ऐसा कहना पूरी तरह से गलत होगा कि पहले, यानी 20वीं शताब्दी में वर्नाकुलर साहित्य को इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की गई थी। एक स्कॉलर हुए हैं जिनका नाम था अजीज अहमद, उन्होंने 1960 के दशक में एक अटेम्प्ट लिया था कि वर्नाकुलर साहित्य को भी वो इतिहास के रूप में देखें। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जो बहुत पॉपुलर है, बहुत कंट्रोवर्शियल रहा 20वीं शताब्दी में, जिसका नाम था एपिक एंड काउंटर एपिक इन मिडिवल इंडिया। उसमें उन्होंने दो तरह के लिटरेरी ग्रोथ को दिखाने की कोशिश की हिंदुस्तान में, इंडिया में, जब तुर्कों का शासन था, और उनका जो दो तरह का लिटरेरी ग्रोथ है वो उनके दो तरह के आर्ग्यूमेंट पर बेस्ड था। एक तो वो कहते थे कि जो बेसिकली एक जो लिटरेचर है उसमें से, दोनों लिटरेचर है, दो तरह के साहित्य हैं। एक जो साहित्य है वो है मुस्लिम इपिक ऑफ कॉन्क्वेस्ट, यानी मुसलमानों के द्वारा से संबंधित या मुसलमानों के विजय से संबंधित जो साहित्य है, एक उस तरह का इतिहास है। और दूसरा है हिंदू काउंटर एपिक ऑफ रेजिस्टेंस, यानी एक ऐसा साहित्य है जो दूसरे प्रकार का साहित्य है, वो हिंदुओं के द्वारा लिखा, हिंदुओं के रेजिस्टेंस को बताता है, रेजिस्टेंस को दिखाता है कि जब मुसलमान उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कैसे रेजिस्ट करते हैं, उसका रिफ्लेक्शन उसमें हमें मिलता है। उनका ये मानना है कि ये जो दो तरह के जो कंस्ट्रक्शंस आप देखते हैं ये पूरी तरह से अपने अपने समय में जो लिखे गए, तो दोनों को पता भी नहीं था कि इस तरह का लिटरेचर लिखा जा रहा है, यानी दोनों अपने इंडिपेंडेंट रूप से इस तरह के रचनाएं कर रहे थे। उन्होंने इनफैक्ट इसके लिए जो जैसे एग्जाम्पल दिया, जैसे पहला जो मुस्लिम साहित्य के रूप में जिसको वो देखते हैं वो है जैसे खजाइन उल फुतर, सिफर, तुगलकनामा, फुतर सलातीन, इस तरह की जो किताबें हैं उसकी चर्चा करते हैं, जिसमें पूरी तरह से जो तुर्कों के द्वारा विभिन्न इलाकों पर कब्जा किया गया है उसके बारे में बताया गया है। लेकिन जो दूसरा कैटेगरी को रखते हैं उसमें बड़ा इंटरेस्टिंगली उन्होंने दो किताबों का नाम लिया है, एक है हम्मीर महाकाव्य और दूसरा है पद्मावत। तो इन दोनों किताबों में वो कहते हैं कि ये एक तरह का हिंदू साहित्य है
जो रेजिस्टेंस को दिखाता है हिंदुओं के। हालांकि ये 1960 में जब ये के दशक में जब ये लिखा जा रहा था, तो ये पहली बार था कि जब उन्होंने एक कोशिश की थी कि वर्नाकुलर साहित्य को भी, जैसे पद्मावत या हमीर काव्य है, इसको एक इतिहास के स्रोत के रूप में देखा जाए। लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां थी। जिस तरीके से उन्होंने इतिहास को, उन साहित्यों को देखा था, उसमें ही समस्या थी, क्योंकि उस साहित्य को वो एक फैक्ट के रूप में देख रहे हैं। यानी जिस तरीके से हम फैक्ट एज हिस्ट्री को ले रहे थे, जो रांके का आइडिया था कि हम जो उसमें वर्णित चीजें हैं उसको एक फैक्ट के रूप में देखें, तो ये जो पद्मावत है या हमीर महाकाव्य है, उसमें प्रत्येक जो डिस्क्रिप्शन है उसको एक फैक्ट के रूप में इस्तेमाल करने की एक तरह से वकालत कर रहे थे अजीज अहमद, जो कि गलत है। क्योंकि अगर आप 21वीं शताब्दी में जो जिस देश साहित्य पर इतिहासकार जिस पर काम कर रहे हैं, उनका मानना है कि ये जो वर्नाकुलर साहित्य है, ये जो देश साहित्य है, इनके फैक्ट्स को लेकर इतिहास लिखना गलत है। हम इतिहास को लिखने का जो हमारा तरीका होगा, उनके फैक्ट पर नहीं होगा, उनके डिस्क्रिप्शन पर नहीं होगा, बल्कि उसके कंटेक्स्ट पर होगा। और मैंने आपको बताया कि कैसे वो कंटेक्स्ट क्या क्या हो सकते हैं, यानी किस दौरान लिखा गया, क्या रचनाकार क्यों लिख रहा है, रचनाकार एक भाषा में ही क्यों लिख रहा है, वो क्या मैसेज देना चाहता है। तो इन तरह की चीजों का जो हम ढूंढते हैं इस साहित्य को पढ़ने के बाद, देश साहित्य को, वो इतिहासकार के रूप में हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम लोग जो 4 मैंने आपको प्रेमाख्यान बताए, चंदायन, मृगावती, पद्मावत और मधुमालती, इनमें से पद्मावत जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी, उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। जो इसके रचनाकार थे मलिक मोहम्मद जायसी, वो बेसिकली 1540 में मैंने बताया था कि इसकी रचना हुई थी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के जायस कस्बे के ये सूफी कवि थे, और इन्होंने अवधी में पद्मावत की रचना की। जायसी का जन्म 1477 ईस्वी में हुआ था, और जब उस समय, जबकि अगर आप देखिए जो इसका मुख्य कैरेक्टर है उनकी कहानी का, वो है अलाउद्दीन खिलजी। वो उसकी मौत 1316 में ही हो चुकी है, लेकिन ये रचना 1540 में की गई है। माना जाता है कि जायसी ने इसकी रचना शुरू की थी 1521 में ही, जब शेरशाह का शासन केवल और केवल शाहबाद तक सीमित था। वो अपने को स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, और 1540 आते आते शेरशाह जब पूरे नॉर्थ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया का जो पुराने मुगल साम्राज्य का जो शासक बन जाता है शेरशाह, उस समय एक्चुअली इसकी रचना खत्म हुई थी। तो इसीलिए आप जब पद्मावत देखते हैं, पढ़ेंगे, तो उसमें पहले अध्याय में ही मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो शेरशाह की चर्चा करते हैं। विभिन्न प्रेमाख्यानों की तरह यह भी एक उद्देश्यात्मक कहानी है। इसमें जायसी की नजर में जो जीवात्मा है वो रत्न सेन है, और जो परमात्मा, एक तरह से परमात्मा के रूप में देख रहा है, वो पद्मावती है, और इनके बीच में एक जो माया है वो है अलाउद्दीन खिलजी। इसकी कहानी बड़ी अद्भुत है, और जिसमें बहुत उतार चढ़ाव है। इस कहानी का सार कुछ इस तरीके से है कि जायसी सिंघल द्वीप की चर्चा करता है, और उसके राजा हैं गंधर्व सेन। वहां पर जब वो चर्चा शुरू करते हैं उस अध्याय में, दूसरे अध्याय में, तो उसमें वो बताते हैं कि राजा गंधर्व सेन की राजसभा कैसी है, नगर है, बागीचे हैं, तो ये सारा वर्णन वो करते हैं, और उसमें वो पद्मावती के जन्म का उल्लेख करते हैं। उसी राजभवन में हीरामन नाम का एक अद्भुत तोता है, जिसे पद्मावती बहुत चाहती थी, और सदा उसी के पास रहकर उससे बातें किया करती थी। धीरे धीरे पद्मावती बड़ी हो जाती है, और उसको जो है वो विवाह के एक एज में पहुंचती है, उम्र में पहुंचती है,
लेकिन दिन रात वो हीरामन से ही बात करती रहती थी। राजा को इस बात का पता चलता है कि तोता जो है, हीरामन तोता, वो उसके उससे दोस्ती में इतनी ज्यादा पद्मावती जो है वो लीन रहती है कि उसको विवाह करने की इच्छा नहीं होती। तो वो राजा ये सोचता है कि तोते को ही मार दिया जाए। एक दिन पद्मावती सखियों को लेकर मानसरोवर में स्नान करने और जल क्रीड़ा करने जाती है, और तोता ये सोचता है कि यहाँ से वो चटपट चल दे, ताकि उसको, क्योंकि पता चल गया है कि राजा जो है उसकी हत्या करवाना चाहते हैं। वो वन की ओर उड़ जाता है और पक्षियों ने उसका बड़ा सत्कार किया, जो वन के पक्षी थे। 10 दिन पीछे उसके बाद एक बहेलिया जो है वो उसको पकड़ लेता है। बहेलिया पकड़ने के बाद उसको बाजार में बेचने के लिए ले जाता है, और चित्तौड़ का एक व्यापारी के साथ जो है एक ब्राह्मण था, वो उस तोते को खरीद लेता है और वो चित्तौड़ आता है। चित्तौड़ में उस समय राजा चित्रसेन जो है वो पहले जो राज करते थे वो मर चुके हैं, और उनका बेटा रत्नसेन गद्दी पे बैठा है। उस तोते की चर्चा धीरे धीरे फैल जाती है चित्तौड़ में, और रत्नसेन उससे मिलने की कोशिश की आज्ञा देता है, और प्रशंसा सुनकर रत्नसेन जो है रुपए देकर हीरामन तोते को खरीद लेता है उस ब्राह्मण से। एक दिन रत्नसेन कहीं शिकार को गया था, और उसकी रानी जो है नागमती थी, वो तोते के पास आई और बोलती है कि मेरा सामान मेरी तरह जो है वो कोई इतना इतना सुंदर नहीं है, और क्या कोई संसार में ऐसा है तुम्हें लगता है? इस पर तोता जो है वो हंसता है और बोलता है कि हाँ हाँ, सिंगल द्वीप की पद्मावती है वो, और फिर उसका वर्णन करता है उस सुंदरता का। वो बोला कि ये जो तोता, ये जो पद्मावती है, उसकी उसकी सुंदरता का कोई सानी नहीं है। उसी बीच रत्नसेन को भी उसके बारे में पता चलता है, और रत्नसेन को भी हीरामन तोता पद्मावती के बारे में बहुत बखान करता है कि वो कितनी सुंदर है। यह सुनकर रत्नसेन चित्तौड़ से निकलता है ताकि वो पद्मावती से मिल सके और पद्मावती को हासिल कर सके, और कई तरह के अड़चनों को पार करता वो सिंगल द्वीप पहुंचता है, और अंत में पद्मावती के जो पिता है उनसे पद्मावती का हाथ लेकर उससे विवाह कर लेता है, और वो फिर वापस चित्तौड़ की तरफ आता है। अगर आप उस दौरान फिर कई तरह की बातें बताई गई हैं, कैसे उसकी परीक्षा जो है शिव पार्वती ले रही है, और तो ये सारी चीजें, इन घटनाओं की भी चर्चा उसमें हुई है। इस बीच चित्तौड़ में जब वो आता है तो नागमती जो है वो पहले से ही उसकी वाट जो रही थी कि भाई वो जल्दी से आ जाए रत्नसेन, लेकिन जब वो आता है तो एक पद्मावती को उसकी सौत लेके आता है, उससे वो खुश नहीं होती है। इनफैक्ट पूरे विवरण में अगर आप देखिएगा तो कई बार दोनों के बीच में तकरार भी होता है, वो भी दिखाया गया है कि कैसे पद्मावती और नागमती के बीच तकरार होता रहता है चित्तौड़ में। उसी दौरान अचानक से एक ट्विस्ट आता है कहानी में, और कहानी कुछ इस तरह से ट्विस्ट लेती है कि उनका एक ब्राह्मण है, जो चित्तौड़ का ब्राह्मण है, वो उसको रत्नसेन ने किसी कारण से, जो कई बार किसी मैजिकल चीजों को करने के कारण, या इनफैक्ट उसका एक कारण, बहुत बड़ा कारण ये भी था कि एक कोई कंटेस्ट हो रहा था, और उसमें राजा को ये पता चलता है कि किसी तरह का मैजिक करके उस कंटेस्ट को जीत जाता है, तो
उसने ब्राह्मण को देश निकाला कर दिया है। लेकिन उससे पहले ब्राह्मण, वो जो ब्राह्मण है, उसने पद्मावती को देखा था और उसकी सुंदरता भी देखी थी। वो देश छोड़ के तो चला जाता है, लेकिन वो देश छोड़ने के बाद, चित्तौड़ छोड़ने के बाद सीधा दिल्ली सल्तनत जाता है और उसका वो बदला लेने की सोचता है। इस जो ब्राह्मण है, ये जो रत्नसेन का उसका नाम है राघव चेतन, ये सीधा अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचता है और वहां पर अलाउद्दीन खिलजी को भी पद्मावती की सुंदरता के बारे में बताता है। अलाउद्दीन यह सुनकर चित्तौड़ को संदेश भेजता है। उसने ये संदेश में लिखा है कि पद्मावती को तुम तुरंत भेज दो, बदले में वो जितना राज्य चाहे ले लो। ये पत्र पाते ही राजा रतन सेन को क्रोधित हो जाता है और उसको दूत को वापस भेज देता अलाउद्दीन खिलजी के। ये सुनकर अलाउद्दीन खिलजी अब चित्तौड़ पर चढ़ाई करने की योजना बना लेता है। वो कई वर्षों तक उसने चित्तौड़ को घेर के रखा है, लेकिन जो चित्तौड़ का फोर्ट है, इम्प्रेग्नेबल फोर्ट है, जिस पर चढ़ाई करना आसान नहीं था, तो वो फिर एक पत्रवाहक भेजता है। वो चाहता है कि हम लोग दोस्ती कर लें, संधि कर लें रत्नसेन से, और उस संधि को राजा फिर स्वीकार कर लेता है।
तुम लोग हो ना वहां पर? यस सर। कहने का मतलब कि ये जो पद्मावती लिखी गई है, मलिक मोहम्मद जायसी अन्य सूफी साहित्यों की तरह यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सैक्रिफाइस का क्या मतलब है, लव में जो सैक्रिफाइस होता है वो कितना अहम होता है, वो कितना महत्वपूर्ण होता है। और यही एक सूफी फिलॉसफी थी जो वो अनइंटेंडेड रूप में इनडायरेक्टली अपने जो सुनने वाले हैं, श्रोता हैं, उनके समक्ष वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए उसको अवधी भाषा में उन्होंने लिखा, क्योंकि लोग उसको सुनने के लिए आते थे, इसलिए अवधी जो वहाँ की लोकल भाषा है उसमें उसको लिखा गया है। अगर आप इसमें देखिएगा तो बहुत दूर दूर के इलाकों का वर्णन किया गया है, लेकिन जो लैंडस्केप जिसकी वो चर्चा करते हैं, वो जो प्रकृति जिसकी चर्चा वो करते हैं, वो बहुत कुछ मिलता जुलता है उस इलाके का, उस मिड गंगा इलाके का, जहाँ पर इस तरह की भाषा बोली जाती थी। जो हरियाली है, जो वर्षा है, जिस तरह का जो 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 प्रकृति का वर्णन है मलिक मोहम्मद जायसी का इस कृति में, वो बहुत कुछ मिड गंगा बेसिन से मिलता जुलता है। उनके इस रचना में जो कहानियों में जो कैरेक्टर है वो कई बार पुरानी जो कहानियां लिखी गई, पुराने जो वर्नाकुलर लिटरेचर लिखे गए, उससे भी कई कैरेक्टर्स उन्होंने उठाए हैं, जो आइडियाज हैं उन्होंने उठाए हैं। जैसे जो सूफी साहित्य था, मसनवी था, उससे बहुत सारे आइडियाज उन्होंने लिए। देवल रानी खिज़र खान की कहानी से उन्होंने आइडिया लिया, कानदेव प्रबंध से उन्होंने इसका आइडिया लिया, क्योंकि इन सारी कहानियों में सैक्रिफाइस दिखाया गया है। देवल रानी खिज़र खान की कहानी भी आप पढ़ेंगे तो उसमें भी सैक्रिफाइस है, जो अमीर खुसरो की कृति थी। अगर आप कानदेव प्रबंध पढ़ेंगे तो उसमें भी सैक्रिफाइस है। अंत में जो अलाउद्दीन खिलजी भी उसमें एक मेन कैरेक्टर है। अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री है फिरोजा, वो अंत में जब उसको कानदेव नहीं प्राप्त होता है, उसका सिर मिलता है उसको, तो वो अपने आप को, वो भी एक बड़ी अद्भुत कहानी है, तो वो सुसाइड कर लेती है, वो यमुना में कूद कर अपनी जान दे देती है। तो ये जो आइडियाज है, जो कहानियों के आइडियाज है, वो लिए गए हैं अलग अलग जगहों से। जैसे कानदेव प्रबंध राजस्थानी ओल्ड गुजराती में लिखा गया है, तो इस मिड गंगा बेसिन को उस साहित्य के बारे में आइडिया नहीं है। देवल रानी खिज़र खान जो है वो पर्शियन में लिखा गया है, तो मिड गंगा बेसिन के जो सुनने वाले हैं उनको उस कहानी का आइडिया नहीं है। तो जो कहानियां हैं वो कई बार अलग अलग जगहों से, अलग अलग लैंड से ली गई हैं, लेकिन जो लैंडस्केप का डिस्क्रिप्शन है वो मिड गंगा बेसिन का है। और यही मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत की खासियत है। तो बेसिकली जो अभी तक मैंने चीजें बताई है उसमें देखिए, पिछले लेक्चर को जो अंग्रेजी वाला लेक्चर था जो आप लोगों ने सुना होगा, उसमें मैंने ये बताया था कि कैसे ये जो इस तरह के जो देश साहित्य है वो लिटरेरी मीडिया है एक तरह का अपने समय का। लिटरेरी मीडिया जैसे आजकल आप देखते हैं नेटफ्लिक्स, प्राइम और भी डिज्नी हॉटस्टार, कई बार पहले टेलीविजन पर स्टार्स पर प्लस क्या बहुत सारे चैनल्स पर जो सीरियल्स देखते थे, तो इन सीरियल्स में जो स्टोरीज चलती है ये तो पूरा रियल स्टोरीज नहीं होती है, कुछ उसमें रियल होती है, कुछ रियल पर बेस्ड होती है, बट बहुत सारी स्टोरीज जो है रियल नहीं होती है। मैंने जब आपको बताया था शुरुआत के समय में कि जब इस तरह के लिटरेचर लिखे जा रहे थे तो ये लिटरेचर कथा काव्य और प्रबंध काव्य से अलग थे। और मैंने बताया था कि कथा काव्य क्या होता है, कि कथा काव्य जो था वो पूरी तरह से मिथिकल स्टोरी होती थी, पूरी तरह से। प्रबंध काव्य में हिस्टोरिकल कैरेक्टर भी होते थे,
प्रेमाख्यान भी प्रबंध काव्य की तरह ही एक लिटरेचर है, जिसमें केवल और केवल, इसलिए इसको प्रेम आख्यान कहा गया, लव स्टोरीज कहा गया है। और ये जो प्रेम आख्यान है, इसमें भी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो रियल हिस्टोरिकल कैरेक्टर होते हैं, लेकिन साथ साथ इसमें थोड़ा बहुत कुछ मिथिकल कैरेक्टर्स भी क्रिएट किए गए हैं। जैसे आपने पद्मावती में सुना कि जो तोता है, हीरामन तोता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है शुरुआत के समय में। तो और मैंने बताया था कि ये जो कैरेक्टर का, ये जो स्टोरी का जो कहानी है, कहानी को इस तरीके से लिखने के कारण इतिहासकारों ने सोचा कि ये एक मिथिकल स्टोरी है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम ना करें। लेकिन आपने देखा कि ये जो प्रेमाख्यान लिखे गए, ये अवधी भाषा में लिखे गए, यानी अवधी भाषा हिंदवी एक तरह की भाषा, जो मिड गंगा बेसिन के इलाके में जो बोली जाती थी, जो लोग उस भाषा को समझते थे, उनके लिए लिखी गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि एक जो कंपोजर है, जो रचनाकार है, वो किसके लिए लिख रहा है। देखिए, जब इसको राइट डाउन किया गया तो फारसी में किया गया, यानी भाषा तो अवधी है, लेकिन उसको लिखने का जो स्क्रिप्ट है, जिसमें उसको नोट डाउन किया गया है पद्मावत को, वो है फारसी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे समझने के लिए, जानने के लिए, कि जब कंपोजर है, वो रचनाकार है, वो ये इस चीज का ध्यान रख रहा है कि ये किस ऑडियंस के लिए है, इसका श्रोतागण कौन है। और पहले के जमाने में क्या होता था कि जो इस तरह की स्टोरीज जो सुनाई जाती थी, ये कई सेशंस में होते थे। ऐसा नहीं है कि एक बार में आपको मैंने जैसे आधे घंटे के अंदर पूरी कहानी सुना दी, ऐसी तो कहानी होती नहीं थी। ये तो बहुत लंबी कहानी है, ये तो उसका सार आपको सुनाया था मैंने, और कई चैप्टर्स हैं इसमें, कई अध्याय हैं। तो वो जो अध्याय होते थे, वो हर दिन लोग आते थे और इकट्ठा होते थे और उसको बखान किया जाता था, उसको सुनाया जाता था, और फिर दूसरा अगला अध्याय अगले दिन आगे सुनाया जाता था। तो इस तरीके से ये बेसिकली एक अवधि समझने वाले लोगों के लिए लिखा गया था, और लोग आके इकट्ठा होके सुनते थे। इसीलिए मैंने इसको कहा है कि ये अपने समय का बेसिकली लिटरेरी मीडिया था, और इसीलिए मैंने इसका कंपैरिजन आज के सीरियल से किया कि वो उस समय का मीडिया है, उस समय में मीडिया के रूप में ये काम कर रहा है। दूसरा, इसमें जो आप एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट देखते हैं, वो है कल्चरल एसिमिलेशन। और मैंने इसलिए बताया कि जो लैंग्वेज जिस तरह का इस्तेमाल किया गया, जैसे अवधी भाषा का इस्तेमाल किया गया, तो वो खासकर एक ऐसी भाषा है जो वहां के लोगों को समझ है। तो वो जो कल्चर है मिड गंगा का, उसको एसिमिलेट करना, उसको शामिल करने की कोशिश है। और जो तीसरा इसका मुख्य जो कैरेक्टर है इस तरह के प्रेमाख्यान का, वो है कि स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिसेस है, सूफी संतों के जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, जो उनका जो कंसेप्ट है, जिसके बारे में मैंने बताया कि कैसे वो फना की बात करते हैं, कैसे वो बताते हैं कि ये जो स्टोरीज है, ये इसमें हमेशा सैक्रिफाइस होगा। तो ये जो एलिमेंट है, बेसिकली ये स्पिरिचुअल आइडिया जो सूफिज्म का है, उसको अनइंटेंडेड रूप में, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्ट वे में रचनाकार जो है वो लोगों के सामने रख रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है, जो कि जब रचनाकार इसको लिख रहा है, तो भाषा तो इम्पोर्टेंट है ही कि किस भाषा में, क्योंकि उस भाषा में लिखना है उसको जो भाषा लोग समझें। और दूसरा कि इसमें जो बहुत सारे एलिमेंट वो कई और जगह से लेता। मैंने आपको देवल रानी खिजर खान का बताया। देवल रानी खिजर खान में अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था खिजर खान, और उसका देवल रानी के साथ अफेयर हो जाता है। वहां से कुछ एलिमेंट लेता है, कुछ कानकदेव प्रबंध से लेता है। उसमें भी देखिए, कानकदेव प्रबंध में भी अलाउद्दीन खिलजी जो है हिस्टोरिकल कैरेक्टर है। देवल रानी खिजर खान जो फारसी में लिखी गई, उसमें अलाउद्दीन खिलजी मुख्य कैरेक्टर है। और पृथ्वीराज रासो जो है, उसमें अलाउद्दीन नहीं है, लेकिन पृथ्वीराज रासो से भी थोड़ा बहुत एलिमेंट लिया गया। इनफैक्ट जो ये पद्मावती नाम दिख रहा है आपको, वहां पर भी पद्मिनी है पृथ्वीराज रासो में। तो ये जो कई जगहों से, और ये सारी चीजें जो लिखी गई थी वो मिड गंगा बेसिन में, ये कहानियां उस समय पॉपुलर नहीं थी क्योंकि वो दूसरी भाषाओं में थी। जैसे कानकदेव मैंने बताया
कि ओल्ड गुजराती में लिखा गया था, राजस्थानी में था, खिसर खान जो है फारसी में है। तो ये मिड गंगा बेसिन के लोगों ने इसके बारे में सुना भी नहीं था, लेकिन रचनाकार वहां से इन सारे एलिमेंट्स को लेके, कुछ मसनवी के कैरेक्टर्स को लेके, मसनवी के आइडियाज को लेके, उन सब को मिश्रण करके और एक अपनी नई कहानी बनाता है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप जब इसके अध्याय को पढ़ेंगे तो वो हर अध्याय को ऐसे सब जगह पर खत्म कर रहा है जिससे कि श्रोतागण जो है उसको सुनने के लिए उससे अटैच्ड रहे, यानी टर्न्स, ट्विस्ट होंगी स्टोरीज में, हमेशा कुछ नया मोड़ आएगा और अध्याय खत्म हो जाता है, ताकि अगला अध्याय आप पढ़ें। तो जैसे आपने नॉवेल आप पढ़ते होंगे, तो नॉवेल का एक खास कैरेक्टर क्या होता है कि जैसे ही आप कोई अध्याय खत्म करेंगे तो उस अध्याय को खत्म करते वक्त लगेगा कि अरे आगे क्या होने वाला है, तभी वो नॉवेल पॉपुलर होता है। उसी तरीके से ये पद्मावत जो है इतना पॉपुलर रचना के रूप में इसलिए इमर्ज किया क्योंकि इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत थे। तो अगर आप पद्मावती नहीं, मधुमालती भी जो एक लिटरेचर है, मैं आपको आप लोगों को मधुमालती का जो सार है वो अंग्रेजी में भेजूंगा रीडिंग्स में। तो आप मधुमालती भी इसी आधार पर, जैसे पद्मावती के जो मुख्य कैरेक्टर्स के आधार पर, मुख्य जो उसके फीचर्स हैं, प्रेमाख्यान के जो मुख्य फीचर्स हैं, उसके आधार पर आप मधुमालती को भी पढ़ के उसकी कहानी को समझ के और आप एक तैयार करिएगा। असाइनमेंट में तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपके मुख्य एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मधुमालती पर भी एक ऐसे तैयार करके रखिएगा, ताकि आप जब क्वेश्चन पूछा जाए उससे संबंधित अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए तो आप उसके लिए तैयार रहेंगे। तो मधुमालती पर भी मैं आपको रीडिंग्स भेजूंगा। ये दो मुख्य लिटरेचर हैं जो हम लोग इस बार शामिल कर रहे हैं, पद्मावत और मधुमालती। इन दोनों को आपको अच्छी तरीके से इसकी तैयारी करनी है। उसके अलावा वर्नाकुलर लिटरेचर कैसे इंपॉर्टेंट होता है एज ए हिस्टोरिकल सोर्स, तो वो जो 2 लेक्चर मैंने आपको पहले भेजे हैं, उसकी जो रिकॉर्डिंग भेजी है अंग्रेजी में, उसको आप सुनिएगा और फिर उसको समझने की कोशिश करिएगा। कुछ पूछना है तुम लोगों को तो अब पूछ सकते हो। बेसिकली मैं चाहता था कि एक बार तुम लोग अगर एक एक करके चैट पर नहीं, क्वेश्चन पूछो मुझसे, अगर कुछ समझना है या तुमने लेक्चर पहले वाला सुना है तो वो अगर तुम पूछना चाह रहे हो कुछ उससे संबंधित, कुछ नहीं समझ में आया है तो मैं फिर से उसको एक्सप्लेन करता हूँ। जो पहले के लेक्चर तुमने सुने हैं, आवाज आ रही है ना? कोई बोल नहीं रहा है? ये सर आवाज आ रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो तुमने पहले के लेक्चर सुने हैं, जो मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर भेजे थे, उसमें अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तुम्हें, कुछ उसमें लगता है कि कुछ क्लैरिफिकेशन और चाहिए, तो मुझसे तुम अभी पूछ सकते हो। सर उसको दोबारा या तिबारा सुनने पे सर अच्छे से क्लियर होगा कि क्या उसमें समझ में नहीं आ रहा है सर, क्योंकि इंग्लिश में तो प्रॉब्लम हो रही है सर। नहीं मतलब क्या नहीं समझ में आ रहा है, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। कुछ तो बताओ कि क्या नहीं समझ में आ रहा है। देखो तुम लोगों में बहुत से लोगों ने उसको सुना ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये पता चलता है, जितने लोग सुनते हैं उसको मेरे पास आता है नंबर, किसने किसने सुना है। इसलिए मुझे पता है कि कितने लोगों ने सुना है। अभी तक पूरे क्लास में सिर्फ 40 लोगों ने उसको सुना है, 45 लोगों ने। इसलिए अभी उसको बार बार सुनो, मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार, क्योंकि देखो जब तक सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, फिर हमसे प्रश्न कैसे करोगे कि भाई आखिर वर्नाकुलर लिटरेचर के बारे में मैंने क्या बताया, वर्नाकुलर लिटरेचर क्या होता है, वर्नाकुलर लिटरेचर में। और तुमको मैंने एक भेजा था कि कैसे तुमको तैयार करना है, अगर जैसे पद्मावत है इस पर तुम कैसे तैयार करो। मैंने एक खाका बना के दिया था गूगल क्लासरूम पर, उसको देखा तुम लोगों ने? एक मैंने खाका बनाया था, कुछ पॉइंटर्स दिए थे गूगल क्लासरूम में, लिख कर भेजा था, याद है? उसमें मैंने बताया था कि कब कैसे तुम है ना, कैसे तुमको तैयार करना है। तो उसी तरीके से मधुमालती का भी तुम तैयार करोगे। मैं उसकी रीडिंग्स भेजूंगा कल या आज रात को, देखता हूँ, ठीक है?
उस रीडिंग को भी ध्यान से पढ़ना और उसको पढ़ के और फिर अपना तैयार करना। वर्नाकुलर लिटरेचर पर तो प्रश्न होते ही है हर साल, तो तुमको इसको अच्छे से तैयार करना है ना। पहले जो तुम सर सर आपने जो पॉडकास्ट अपलोड किया था क्लास में, उसमें आपने आदित्य बहल का आर्गुमेंट दिया था। उन्होंने लव शटल मैजिक करके, हाँ, तो उसमें उन्होंने 3 लिंक हिस्टोरिकल प्रोसेसेस की बात की थी। और अभी जो आपने 3 प्रोसेस बताया, क्रिएशन ऑफ लिटरेरी मीडिया, आर्टिकुलेशन ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड यूजिंग ऑफ लोकल टर्म्स एंड प्रैक्टिसेस, मतलब यही तीनों थे ना वो रिचुअल्स? वही आदित्य बहल ने इन्हीं तीनों को ये लिंक्ड हिस्टोरिकल प्रोसेस बताया है कि प्रेमाख्यान के ये 3 लिंक्ड हिस्टोरिकल प्रोसेस है ना। तो उसमें क्रिएशन ऑफ लिटरेरी मीडिया का मतलब मैंने समझाया कि एक तरह का मीडिया है अपने समय का। दूसरा कल्चरल एसिमिलेशन की बात उन्होंने की है, तो कल्चरल एसिमिलेशन कैसे है, वो अवधी भाषा और अवधी के कल्चर को लेकर उसमें चीजें बताई गई हैं। आर्टिकुलेशन ऑफ स्पिरिचुअल अथॉरिटी का मतलब है कि कैसे जो सूफी आइडियाज हैं लव के, उसको लोकल मिथोलॉजी के तहत उसको बताया गया है। सूफी लव का आइडिया उसमें रिफ्लेक्ट करता है सारी स्टोरीज में। तो ये सारी चीजें ही हैं जो आदित्य बहल उसको अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। मधुमालती पर भी उन्होंने एक किताब लिखी है, तो मधुमालती में जो रिलेटेड रीडिंग है वो मैं आज तुम लोगों को भेजूंगा, उसको भी तुम लोग पढ़ना। और मधुमालती पर भी इसी तरीके से अपना तैयार कर लेना है कैसे। सर, और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है, आपने अभी बताया कि जो प्रबंध काव्य है उसमें कुछ मिथिकल कैरेक्टर भी होते थे और कुछ रियलिस्टिक भी कैरेक्टर होते थे। तो वो मिथ को और मतलब जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है दोनों को मिक्स करके कहानी लिखते थे। तो सर हम लोग कैसे डिफरेंस करेंगे कि कहाँ पे मतलब मिथिकल है और कहाँ पे हिस्टोरिकल है, मतलब उससे रियली हिस्ट्री कहाँ से निकालेंगे? अच्छा प्रश्न किया तुमने। देखो क्या होता है कि ये जो मिथिकल स्टोरी, जो स्टोरीज में मिथिकल कैरेक्टर आ जाता है वो तो दिख जाता है, पता चल जाता है। अब जैसे प्रबंध काव्य का एक बहुत अच्छा उदाहरण जो मैंने तुमको बताया अभी, जैसे कानदेत प्रबंध एक किताब है जो राजस्थानी में है, ओल्ड गुजराती का है, लेकिन उसमें क्या है, एक जगह आप देखिएगा कि दिखाया जा रहा है कि फिरोजा जो है अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री है। अब फिरोजा, पूरे पर्शियन फारसी साहित्य को पढ़ लीजिएगा, कहीं कोई वर्णन नहीं आता है फिरोजा नाम के कैरेक्टर का जो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री है। लेकिन उसमें एक मेन कैरेक्टर है, उसमें जो हीरोइन है उस पूरे कानदेत प्रबंध की, वो फिरोजा है। अच्छा, उसमें एक जगह ऐसा वाक्य आता है कि फिरोजा कहती है कि अगर मुझे कानदेत जो वहां का प्रिंस है वो अगर नहीं मिलेगा तो तुम उसका सर काट के ले आना। तो वो सर काट के लाता है, और सर अंत में क्या होता है कि जब वो फिरोजा के सामने आता है तो सर उसकी तरफ से चेहरा अपना घुमा लेता है, कटा हुआ सर। कहने का मतलब कि ये जो सारी चीजें, ये बेसिकली ये पॉसिबल नहीं, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि कटा हुआ सर जो है अपना सर घुमा लेगा, बायोलॉजिकली पॉसिबल थोड़ी है। तो ये इस तरह के जो फिक्शंस क्रिएट किए गए हैं। अब तुमने जो ये प्रश्न पूछा है कि हम इसको कैसे डिसाइड करें कि उसमें रियलिटी क्या है और उसमें मिथ क्या है, तो मिथिकल पार्ट तो बहुत क्लियरली दिखता है। लेकिन मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं कि जो उसमें रियल बातें भी जो बताई गई है, हिस्टोरिकल बात, कैरेक्टर को लेकर भी जो बातें बताई गई हैं, उसको भी हम लोग उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं देश साहित्य को अगर हम पढ़ते हैं तो। उसका कारण क्या है कि अब आप देखिए, पद्मावत लिखी गई 1540 में, ठीक है। इसमें जो कैरेक्टर है अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी किस समय का है? 13वीं शताब्दी के अंत का आदमी है वो, है ना। अलाउद्दीन खिलजी कब का है? 13वीं शताब्दी के अंत का है, और ये कहानी लिखी जा रही है 16वीं शताब्दी में। तो आप देखिए कि 200 वर्षों के बाद लगभग, है ना, ये कहानी लिखी गई है। 200 नहीं, 175 वर्ष के बाद। 175 वर्ष बहुत समय होता है। तो जो ऑथर है, जो रचनाकार है, या तो उसने बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं उससे संबंधित, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित, रत्नसेन से संबंधित, बहुत तरह के सोर्सेज को पढ़ा है और फिर अपना एक कहानी बना लेता है। तो वो तो मानने की बात है।
कि भाई उसने अलाउद्दीन खिलजी को एक मेन कैरेक्टर के रूप में दिखा। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अलाउद्दीन खिलजी को ही वो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्यों बनाता है। तो हम जब इस तरह के स्रोत पढ़ते हैं तो हम उसके जो कहानी के अंदर जो फैक्ट लिखे गए हैं ना, कि रत्न सेन जो है यहां से सेना लेके निकलता है, सिंगल द्वीप जाता है, तो सिंगल द्वीप एक रियल एग्जिस्टिंग प्लेस है, हम उसमें बिलीव ही नहीं करते हैं। हमें ये जानने की जरूरत ही नहीं है। जब हम वर्नाकुलर देशज साहित्य पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानने की जरूरत ही नहीं है कि सिंगल द्वीप है या नहीं है। हमें तो ये भी, और रत्नसेन भी एक रियल कैरेक्टर है या नहीं है, क्या वो अलाउद्दीन खिलजी का कंटेम्पररी था या नहीं है, वो सब हमें जानने की जरूरत नहीं है। जानने की जरूरत क्या है? जानने की जरूरत ये है कि जो रचनाकार है वो कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है। रचनाकार Yes, sir. है, Yes, sir. रचनाकार जो है अलाउद्दीन खिलजी को ही एक कैरेक्टर क्यों बना रहा है, रचनाकार जो है वो पद्मावती को ही एक कैरेक्टर क्यों बना रहा है ना। अब आपको मैंने बताया था कि पद्मावती क्या मिथिकल कैरेक्टर है, और इसको लेकर बहुत डिबेट है। तो देखा होगा कि जब पद्मावती फिल्म आई थी तो उस पर भी बहुत डिबेट चला है। सब वो जो वहां की करनी सेना है राजस्थान की, राजपूत की, वो कहते हैं कि नहीं जी हम पद्मिनी की पूजा करते हैं और वो तो रियल कैरेक्टर है, तो उसके साथ इस तरीके का मुस्लिम के साथ ऐसा व्यवहार दिखाया गया है, ये गलत है। लेकिन अगर आप उसको देखिए कि अगर ऐतिहासिक सोर्सेस के रूप में देखिएगा, 1540 में लिखी गई पद्मावती, इसका पहला वर्णन राजस्थानी लिटरेचर में जो आता है वो 1560-70 के बाद आता है, 30 साल के बाद। यानी जब ये रचना हो चुकी है, उस रचना के कई साल के बाद इसका वर्णन राजस्थानी लिटरेचर में एंटर करता है। तो ख्यात लिटरेचर जो आप पढ़ेंगे वो 16वीं शताब्दी के अंत का लिटरेचर है, और ख्यात लिटरेचर में सबसे पहले इसका वर्णन मिलता है कि पद्मावत कोई कैरेक्टर है, पद्मावती कोई कैरेक्टर है। तो अगर ये रियल कैरेक्टर होती, ये एक समझने की बात है कि अगर पद्मावती रियल कैरेक्टर होती तो जिस समय में वो एग्जिस्ट कर रही है, यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात की चर्चा हो रही है, तो 14वीं शताब्दी के किसी राजस्थानी लिटरेचर में उसका वर्णन हुआ होता है ना। लेकिन 14वीं शताब्दी के किसी राजस्थानी लिटरेचर में उसका कोई वर्णन नहीं आता है। तो ये जो उससे संबंधित जो कंटेक्स्ट है वर्नाकुलर लिटरेचर के, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं समझने के लिए, ना कि उसमें जो लिखा गया जो फैक्ट है। तो हम फैक्ट के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं, है ना। तो हम इस तरह के लिटरेचर, तो अभी तक क्या था कि इतिहासकार इसी के कारण तो इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। उसको कहते नहीं नहीं जी हम ये तो सारा मिथिकल स्टोरी, हम इसको इस सोर्स के रूप में इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। लेकिन अब हम लोगों ने इसका इस्तेमाल कैसे शुरू किया, हमने कहा कि नहीं, उससे हम फैक्ट के ऊपर तो ध्यान ही नहीं दे रहे, हम तो ये देख रहे हैं कि इसमें रचनाकार क्या क्या चीजों पर एम्फेसिस दे रहा है उसका। जैसे आपने ये तीनों जो आदित्य बहल की जो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, इसका फैक्ट से तो कोई लेना देना है नहीं। तो ये जो इतिहास को के स्रोत के रूप में वर्नाकुलर लिटरेचर कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है ना।